ये वाले सेल्स तो आपने देखे हुए ही हैं, जो कि घर में किसी ना किसी जगह पर यूज होते हैं। ये आपने कमेंट्स में बताना है कि कहां पर ये वाले सेल्स आप यूज करते हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये आखिर है क्या? देखो, ये सेल करते क्या है, या फिर जो ये करते हैं वो कैसे करते हैं, और ये सेल एक्चुअली है क्या चीज, इसी को समझने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का हम जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आर्टिकल नंबर 9.15 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये भी हम समझेंगे इन सैंडविचेस, और यहां पर हमारे पास 2 पर्सन भी प्रेजेंट है जो कि इन सैंडविचेस को खाकर इनका टेस्ट बताएंगे कि ये मजे के थे या फिर नहीं थे। वहीं से हमें एकदम समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली है क्या। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें भी जो मेजर आर्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रिक करंट, करंट थ्रू ए कंडक्टर, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेंपरेचर, इलेक्ट्रिकल पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वाले लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हमने यहां पर एक सिनेरियो कंसीडर किया है। मान लो ये एक डब्बा है जिसमें ये सैंडविच प्रेजेंट है, और हमारे पास यहां पर जो पर्सन्स हैं जिन्होंने ये सैंडविचेस कंज्यूम करने हैं वो जस्ट 2 पर्सन्स हैं, एक यहां पर है एक यहां पर है। ये हमें ये सैंडविच खाकर बताएंगे कि इन सैंडविचेस का टेस्ट किस तरीके का है, और जब ये हमें बताएंगे तो वहीं से हमें समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखो, इस डब्बे में ये सैंडविच प्रेजेंट है, इस डब्बे का कनेक्शन इस वाले भैया के साथ भी कर देते हैं, फिर इस डब्बे का इस साइड से कनेक्शन इस वाले भैया के साथ भी कर देते हैं, और फिर यहां से सर्किट को आपको मालूम है कंप्लीट करने के लिए हमें यहां से भी कनेक्शन एक करना पड़ेगा। तो यहां पर ये वाला सर्किट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर ये इस डब्बे में जो 5 सैंडविचेस प्रेजेंट हैं इसमें से 2 मिलेंगे इस भैया को और 3 मिलेंगे इस वाले भैया को, यानी यहां पर 3 सैंडविचेस ये कंज्यूम करेंगे, 2 सैंडविचेस ये कंज्यूम करेंगे। देखो, अब ये वाला जो डब्बा है ना इसको आप एक सेल कंसीडर कर लो। जिस तरह सेल होता है ना जो कि आप घड़ी में डालते हैं, गीजर में डालते हैं, इसी तरीके का एक सेल कंसीडर कर लो। इसमें अब ये 5 सैंडविचेस प्रेजेंट है, और सैंडविच को ये मानकर चलो कि ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। क्या चीज है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसको मैं यहां पर U/Q लिख देता हूं। अब यहां पर इसमें जो सैंडविच प्रेजेंट है, अभी मान लो इन्होंने खाए नहीं है ये सैंडविच, यहीं पर ये इस तरीके से प्रेजेंट है। अब ये डब्बा क्या करेगा? सैंडविच सप्लाई करेगा या फिर कंज्यूम करेगा? डब्बा तो सैंडविच सप्लाई कर रहा है, इस वाले भैया को भी दे रहा है, इस वाले भैया को भी दे रहा है। तो यहां पर ये जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज सप्लाइड है ना, जो कि सेल सप्लाई करता है, दिस इज सेल, और इसमें जो सैंडविच प्रेजेंट है दिस इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर इस सेल ने जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज सप्लाई की है दैट इज नोन एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां तक आपको कुछ समझ आया? अब यहां पर 2 सैंडविच इस वाले भैया ने कंज्यूम किए हैं और 3 सैंडविचेस इस वाले भैया ने कंज्यूम किए हैं। तो यहां पर अब इसने जो सैंडविच कंज्यूम किए हैं, यानी सैंडविच क्या था? U/Q, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो कितना U/Q इस वाले भैया ने कंज्यूम किया? U/Q इसने कितना कंज्यूम किया, कितना डिसिपेट किया, कितना यूज हुआ, यानी U/Q यूज्ड। और इस वाले भैया ने कितना U/Q यूज किया? यहां पर इसने भी कुछ यूज किया होगा, इसने भी यूज किया होगा। तो ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो यहां पर कंज्यूम हुई है इट इज बेसिकली नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स।
अब यहां पर इस वाले भैया को भी आप रेजिस्टेंस मान लीजिए और इसको भी रेजिस्टेंस मान लीजिए। ये कहते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ा हूं, मैं कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा, इसलिए मैं ज्यादा एनर्जी पर यूनिट चार्ज कंज्यूम करूंगा, मैं ज्यादा सैंडविच खाऊंगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी पर यूनिट चार्ज कंज्यूम करूंगा। तो यहां पर इसलिए इन्होंने 3 एनर्जी पर यूनिट चार्ज कंज्यूम किया, इन्होंने 2 एनर्जी पर यूनिट चार्ज कंज्यूम किया, यानी इन्होंने 3 सैंडविच कंज्यूम किए, उन्होंने 2 सैंडविच कंज्यूम किए। तो यहां पर इन्होंने जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज कंज्यूम की है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स, और इस रेजिस्टर में जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज यूज हुई है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स। तो यहां से बच्चों क्या समझ में आया कि जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज सेल या फिर बैटरी सप्लाई करेगा दैट वुड बी नोन एज ईएमएफ, और जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज यहां पर यूज्ड होगी that would be known as potential difference, और potential difference किसी भी 2 पॉइंट्स के क्रॉस होता है। अब सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे यहां पर ये एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, यहां पर ये एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, कुछ जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है वो यहां पर इस रेजिस्टर में यूज होगी, कुछ इसमें यूज होगी। तो यहां पर इस रेजिस्टर में जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज यूज हुई है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस these 2 पॉइंट्स, और यहां पर इस रेजिस्टेंस में जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज यूज हुई है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो यहां तक आपको क्या समझ आया कि जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज सेल सप्लाई करेगा दैट इज ईएमएफ, और जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज किसी भी सर्किट के कंपोनेंट्स में यूज होगी दैट वुड बी नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कंपोनेंट जिसमें भी वो यूज हुई है। यहां से एक पॉइंट तो फिर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज ये सेल सप्लाई करेगा दैट इज ईएमएफ, और जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज यहां पर सर्किट के कंपोनेंट्स यूज करेंगे दैट वुड बी नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कंपोनेंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस होगा जो भी सर्किट में हमने यूज किया, चाहे वो रेजिस्टर है या कोई और कंपोनेंट है, और जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज ये वाला सेल या फिर बैटरी सप्लाई करेगी उसको ईएमएफ कहेंगे। तो ईएमएफ की फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय अ सोर्स इज नोन एज ईएमएफ, यानी ये सोर्स थी, इसने कितनी एनर्जी सप्लाई की पर यूनिट चार्ज, दिस इज नोन एज ईएमएफ। तो यहां पर फिर डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड एज एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज बाय द सोर्स, यानी कितनी एनर्जी यूनिट चार्ज को सोर्स से सप्लाई की है, दिस इज बेसिकली नोन एज ईएमएफ ऑफ दैट सोर्स। यहां पर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाई है, मान लो ये एक बैटरी है या फिर सेल है जिसका ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां पर ये एक रेजिस्टर प्रेजेंट है जिसमें यहां पर एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होगी, डिसिपेट होगी, यूज होगी। अब यहां पर आप लोग बताइए कि ये जो सेल एनर्जी पर यूनिट चार्ज प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा, ईएमएफ, और रेजिस्टर जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज यूज करेगी वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स ऑफ द रेजिस्टर। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है, तो यही है मेजर डिफरेंस। When a battery is connected across a resistance, it maintains a steady current in the circuit. यहां पर मान लो इस सोर्स का जो EMF है that is E, यहां पे ये जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज सप्लाई कर रही है that is E, और यहां पर सेल क्या करेगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करेगा जो कि इस रेजिस्टर में डिसिपेट होती रहेगी। जैसे हमने पावर वाले आर्टिकल में कहा था ना कि ये जो सेल है ये ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है पर यूनिट चार्ज जो कि कांस्टेंटली इसमें डिसिपेट होती जा रही है। और इस सेल ने क्या करके रखा हुआ है, यहां पर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखा हुआ है जिसकी वजह से सर्किट में से स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो कांस्टेंटली इस रेजिस्टर में डिसिपेट हो रही है। सपोज ए चार्ज क्यू passes through any cross section of the circuit in time t। मान लो कि यहां पर चार्ज क्यू पास करता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है। हमने कहा है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी ने मेंटेन करके रखा है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 पॉइंट्स पर, तो इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा है यहां पर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर में से किसी भी टाइम t में। तो उस केस में क्या हो रहा है, करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है। ड्यूरिंग इट्स मोशन द चार्ज एंटर द सेल एट ए लो पोटेंशियल एंड लीव्स इट एट ए हाई पोटेंशियल। देखो यहां पर करंट किस तरफ फ्लो करेगा, करंट इस तरफ फ्लो करेगा,
यानी कि अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ होती है। और कन्वेंशनल करंट में हमने क्या कहा था कि साइंटिस्ट की जो पहले वाली असम्पशन थी वो ये थी कि पॉजिटिव चार्जेस यहां से निकलते हैं, सर्किट में से घूमते घूमते नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं, यानी नेगेटिव टर्मिनल में चार्जेस एंटर होंगे और पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस लीव होंगे। हमने यहां पर यही बात की है, ड्यूरिंग इट्स मोशन द चार्ज एंटर्स द सेल एट लो पोटेंशियल, यानी यहां से चार्ज एंटर होगा लो पोटेंशियल से और हाई पोटेंशियल से चार्ज क्या होगा, लीव करेगा and leaves at high potential. To move the positive charge to the higher potential, the source must supply energy W. This is very important point, very important point. अब बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि जो सेल है, ये जो बैटरी है सर्किट में, इसका काम इस करंट आई को फ्लो करवाना है, लेकिन यहीं पर कंफ्यूजन बिल्ड होती है। यहां पर इस बैटरी का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जब ये चार्जेस फ्लो करके जाएंगे, इस तरीके से आएंगे, यहां पर क्या ऐसे होगा कि चार्ज फ्लो करके यहां तक आगे बस खत्म नहीं, कहानी खत्म नहीं होगी, ये सर्किट इसी तरह चलता रहेगा, बैटरी इसको पावर सप्लाई करती रहेगी। यहां पर क्या होगा कि ये जो चार्ज यहां पर आया है इसको दोबारा से बैटरी ने लिफ्ट करना है अप हिल थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस हुई। बैटरी का काम ही ये है कि उसको दोबारा से इधर हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि जब अगेंस्ट द फील्ड किसी भी चार्ज को मूव कराना हो तो वहां पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, वर्क डन करना पड़ता है। चार्ज यहां से घूम के यहां पर आया, यहां पर वापस से इस बैटरी ने इसको अप हिल किया, यानी कि वापस से हायर पोटेंशियल की तरफ भेजा, जिसकी वजह से क्या करना पड़ा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। और वही जो एनर्जी सप्लाई है उसी की हम बात कर रहे हैं कि दैट इज ईएमएफ। तो यहां पर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी W, मान लो वो एनर्जी W है। द EMF E ऑफ द सोर्स इज डिफाइंड एज, अब वही जो एनर्जी उसने सप्लाई की है ना उस चार्ज को, उस बैटरी ने, दैट इज नोन एज EMF ऑफ द सोर्स। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E इज इक्वल टू W ओवर Q, यानी कि यहां पर इस चार्ज को दोबारा से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कराने के लिए बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी और वही उस चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करेगी यानी एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज EMF ऑफ द बैटरी या फिर EMF ऑफ द सोर्स। तो यहां तक आपको EMF का बेसिक कंसेप्ट तो समझ आ चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो EMF है, जब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर किया जा सकता है, तो फिर इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट वही होगा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट था, दैट इज नोन एज वोल्ट। तो EMF को भी हम वोल्ट्स में ही मेजर करते हैं, यानी कि इसका यूनिट वोल्ट है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, फिर इसको हम फोर्स क्यों कह रहे हैं जब इसका यूनिट वोल्ट है। तो इसी की हमने यहां पर हेडिंग लगाई है, नेचर एंड यूनिट ऑफ EMF। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एक्चुअली नॉट अ फोर्स एंड इट इज नॉट मेजर्ड इन न्यूटन्स, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, इसको न्यूटन्स में मेजर नहीं किया जाता, इसका यूनिट वोल्ट है। लेकिन यहां पर फिर क्वेश्चन यही आता है कि जब ये फोर्स है तो फिर इसको न्यूटन में क्यों नहीं मेजर किया जाता, अगर न्यूटन में नहीं मेजर किया जाता तो फिर इसको फोर्स क्यों कह रहे हैं। दिस इज वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। देखो, जो पुराने जमाने में साइंटिस्ट थे उस वक्त उन्हें ये नहीं मालूम था कि जो करंट है ये ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। अभी हमने तो पढ़ा है ना लास्ट लेक्चर्स में कि एक्चुअली मेटल में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से करंट ट्रांसमिट होता है। बहुत डिटेल में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट समझाया था। तो यहां पर ये है रीसेंट कंसेप्ट, लेकिन जो ओल्ड साइंटिस्ट थे वो ये समझते थे कि करंट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस होता है और पॉजिटिव चार्ज बैटरी की पॉजिटिव वाले टर्मिनल से निकलता है। उनका कहना ये था, यहां पर थोड़ा सा रेफर करते हैं कि मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है। वो कहते ये थे कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना वो पुश करता है पॉजिटिव चार्ज को, तो पुश और पुल तो फोर्स ही होती है। तो उनके मुताबिक ये फोर्स थी। वो कहते ये थे कि जो बैटरी है ना ये इस साइड से पॉजिटिव चार्ज को पुश करती है, इस पे फोर्स लगाती है, यानी इसको मूव कराने के लिए फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रही है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव, मूव कराने के लिए फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन बाद में फिर साइंटिस्ट को पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव चार्ज पे बैटरी फोर्स लगाती है, बल्कि ये तो और कंसेप्ट है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट ट्रांसमिट होता है। और फिर उन्हें मालूम हुआ कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जिसका यूनिट वोल्ट है, ना कि न्यूटन है। तो यहां पर इसी वजह से हमने ये बात लिखी है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय द सोर्स है, यानी जो सोर्स है वो एक चार्ज को कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है टू मूव टू द हायर पोटेंशियल। तो यहां पर इसी को हम EMF कहते हैं। इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम विच इज कॉल्ड वोल्ट, यानी कि इसका यूनिट जूल पर कूलम है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, E इज इक्वल टू
W/Q। यहां पर इस E को आपने एनर्जी नहीं समझना, बल्कि ये E क्या है, EMF है, जिसको हम वोल्ट से मेजर करते हैं। W का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट। ये वोल्ट के इक्वल होता है, V के इक्वल होता है, यानी 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहां पर हमने ये बात लिखी है, इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम विच इज कॉल्ड वोल्ट। The energy supplied to the charge carriers come from the conversion of chemical energy into electrical energy inside the cell. This is also very important point कि हम जो कह रहे हैं कि सेल चार्ज को एनर्जी सप्लाई करता है टू मूव टू दी हायर पोटेंशियल। तो एनर्जी आती कहां से, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी है, ये जो सेल प्रोवाइड कर रहे हैं चार्ज को टू मूव टू दी हायर पोटेंशियल, ये क्रिएट नहीं हुई, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है ना तो एनर्जी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बट ये वन फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज होती है। तो इसका मतलब है सेल में पहले कोई और एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वो जो एनर्जी सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है दैट इज नोन एज केमिकल एनर्जी। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी सेल सप्लाई करता है चार्ज कैरियर्स को, वो कहां से आती है, केमिकल एनर्जी एक्चुअली कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेल के अंदर ही। इस सेल में एक्चुअली होता क्या है, एक ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, एक सिक्का प्रेजेंट होता है, कभी आपने देखा भी होगा शायद, लेकिन वो जो मटेरियल है ना, एक्चुअली उसके पास केमिकल एनर्जी है। वहां पर जो केमिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है नेचर एंड यूनिट ऑफ ईएमएफ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट्स यूनिट इज नॉट न्यूटन, इट्स यूनिट इज वोल्ट एंड इट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज दैट इज सप्लाइड बाय द सोर्स। नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जितने भी सेल्स या फिर बैटरीज होती हैं, इनकी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टेंस होती किस वजह से है कि बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है बैटरी का, यानी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी बैटरी का। इसी की वजह से केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं, आयंस की मूवमेंट होती है। देखो जैसे कार में जो बैटरी यूज होती है, या फिर यूपीएस के साथ जो बैटरी लगती है, मोटरसाइकिल में जो बैटरी यूज होती है, उसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होता है ना, एक्चुअली वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और उसको हम फिजिक्स में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी अपनी भी एक प्रॉपर रेजिस्टेंस होती है। अब ये क्योंकि बैटरी में प्रेजेंट होता है टू इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, तो ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैटरी के अंदर, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल और बैटरी। तो यहां पर हमने ये डेफिनेशन लिखी है, ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द बैटरी। यानी जो बैटरी के दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, वो भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल और बैटरी। इसका मतलब ये है कि जब हमें यहां पर डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी, तो उसमें एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी ड्रा करनी पड़ेगी, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है ड्यू टू दी इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर फिर प्योर ईएमएफ कौन सा होगा, जो ये सेल प्रोवाइड करेगा, एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो यहां पर ये वाला सेल प्रोवाइड करेगा, ये जो बैटरी प्रोवाइड करेगी, दैट इज नोन एज प्योर ईएमएफ। और यहां पर इस बैटरी सेल के अंदर एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी हमने बना दी है, जिसको हम स्मॉल आर कहेंगे। और ये रेजिस्टेंस क्यों है, ड्यू टू दी इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी रेजिस्टेंस की वजह से सेल में ये रेजिस्टेंस आ रही है। इस सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड रेजिस्टेंस आर इज इक्विवेलेंट टू अ सोर्स ऑफ प्योर ईएमएफ विद अ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी सेल में ये एक किस्म की सीरीज में कनेक्टेड होती है, क्योंकि जो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट है वो ये बताता है कि जैसे एक प्योर ईएमएफ वाली बैटरी ई के साथ छोटी सी रेजिस्टर कनेक्ट कर दी जाए, तो ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए हमने डायग्राम में क्या किया है, यहां पर एक बैटरी का सिंबल ड्रा करके एक छोटा सा रेजिस्टर का सिंबल ड्रा कर दिया और उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम अपने सिनेरियो में देखें, जो कि हमने एनालॉजी कंसीडर की थी, तो यहां पर जो डब्बा है, जो सेल है, इसमें एक छोटे से भैया प्रेजेंट होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। यानी ये सैंडविच को कुछ खुद भी खा लेते हैं बैटरी के अंदर ही, यानी कि यहां पर इस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से रेजिस्टेंस है, उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी पर यूनिट चार्ज डिसिपेट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो प्योर ईएमएफ है वो यहां वाला होगा, ये वाला, ये दिस इज द प्योर ईएमएफ, एनर्जी पर यूनिट चार्ज सप्लाइड, या फिर इसको अभी हमने क्या लिखा था, W/Q अपने केस में। तो दिस इज W/Q। और यहां पर ये वाले भैया क्या करेंगे, कुछ सैंडविच खा लेंगे अंदर से, जिसकी वजह से यहां पर कुछ एनर्जी पर यूनिट चार्ज डिसिपेट भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिसिपेट भी हो जाएगी। और यहां से बाकी जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगी वो इस रेजिस्टर में पहुंचेगी, और इधर डिसिपेट होगी।
तो यहां पर इस तरह से आपने इसको माइंड में रखना है कि ये जो सेल या फिर बैटरी है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इसकी वजह से भी एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम स्मॉल आर से सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। अब ये है वो हमारा सैंडविचेस वाला बॉक्स जिसमें एक छोटे से भैया ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो जो बड़े वाले भाई हैं वो यहां पर प्रेजेंट है, यानी कि ये एक बड़ी रेजिस्टेंस है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक छोटी रेजिस्टेंस है जिसको स्मॉल आर से, जो कि बैटरी के अंदर प्रेजेंट है, और ये ईएमएफ ई वाली सोर्स है। यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, दिस इज वोल्ट मीटर, दिस इज वोल्ट मीटर एंड दिस इज एम मीटर, इसको मैं एम मीटर लिख दूंगा। यानी कि ये एमीटर क्या करेगा, करंट नोट करेगा, ये वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज नोट करेगा। एक पॉइंट यहां पर आप जहन में रख लें कि जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा किसी भी सोर्स के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट होता है। जैसे ये वोल्ट मीटर इस बैटरी के साथ पैरेलल में है और ये जो एम मीटर है ये सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, जैसे इस बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। फिर रेजिस्टर है, यहां पर ये स्विच एस है। देखो बच्चों, यहां पर जब हम इस स्विच एस को क्लोज कर देंगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। करंट जब फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो इस एमीटर से हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी जो इस रेजिस्टर से इससे फ्लो करके जा रहा है, और यहां से हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जो हम यहां से नोट करेंगे, जब करंट इस सर्किट में बह रहा है उस वक्त इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जब करंट सर्किट में से फ्लो कर रहा हो उस वक्त जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बैटरी के टू टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तुमने यहां पर यही कहा है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस measured across the terminals of battery, यानी बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस मेजर किया जाता है when current is being drawn from it, यानी जब करंट सर्किट में से क्या कर रहा होता है, इस तरीके से फ्लो कर रहा होता है। ये वाला बैटरी का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव वाला टर्मिनल। अब हमने देखना है कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन क्या है, क्योंकि यहां पर अब हम जब भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे वो टर्मिनल आएगा, क्योंकि रेजिस्टर कनेक्टेड है, सर्किट में जो स्विच है वो क्लोज्ड है, करंट फ्लो कर रहा है। जब भी करंट फ्लो कर रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका मतलब है कि इस सर्किट के केस में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V और यहां पर ये जो बैटरी है इसकी ईएमएफ E के दरमियान हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो उस रिलेशन के लिए यहां पर हमने क्या कंसीडर किया है, कंसीडर इस सर्किट कंटेनिंग ए सेल ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, कि एक सेल कंसीडर कर लो जिसका ईएमएफ E है और उसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, उसकी वैल्यू स्मॉल r है। अ वोल्ट मीटर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, देखो जो वोल्ट मीटर होता है ना, अच्छा वोल्ट मीटर, उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। यानी कि यहां पर ये जो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, हमने पढ़ रखा है रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो उस केस में क्या होगा कि करंट इस वोल्ट मीटर में से भी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से बाकी सर्किट का करंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखी जाती है ताकि वोल्ट मीटर में से मिनिमम करंट फ्लो करे, वो बाकी सर्किट के करंट को डिस्टर्ब ना करे। तो यहां पर इसलिए फिर हम लिखते हैं कि ये वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर है जिसमें से मिनिमम करंट फ्लो करता है, यानी बाकी सर्किट के करंट को वो डिस्टर्ब नहीं करता। A voltmeter of infinite resistance measures the potential difference across the external resistance R, which is also potential difference across the terminals of the cell। यानी ये जो वोल्ट मीटर है ये बेसिकली इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी मेजर कर रहा है और इस रेजिस्टर के अक्रॉस। देखो अब ये कैसे है, एम मीटर की रेजिस्टर तो बहुत स्मॉल होती है, इसको हम यहां पर ऐसे ही कंसिडर करेंगे जैसे ये डायरेक्ट पाथ हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो रेजिस्टर है ये इस तरीके से यहां से देखो इस वोल्ट मीटर के साथ भी कनेक्टेड है, इसका मतलब है ये वोल्ट मीटर इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर रहा है और इस बैटरी के दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर रहा है। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है कि रेजिस्टर R के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है और जो टर्मिनल्स ऑफ सेल है उनके अक्रॉस भी मेजरमेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की। The current I flowing through the circuit is given by। अब यहां पर हमने करंट I को फाइंड करना है जो कि इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो पहले थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। यहां पर मैं पिंक कलर से जितना भी करूंगा वो सारे का सारा रफ वर्क होगा, बाकी सारे इस येलो व्हाइट कलर में ये सारे नीट नोट्स हैं जो कि आपने नोट्स में इसी पैटर्न पर लिखना है। यहां पर बच्चों
अब ये वाली रेजिस्टर और ये वाली रेजिस्टर, ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। आपने मैट्रिक में पढ़ रखा है, व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर रेजिस्टेंसेस आर एडेड अप। यानी जब दो रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होगा, R1 प्लस R2। देखो आपने इस तरह का रिलेशन पढ़ा होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यही आपने पढ़ा होगा। यहां पर R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मान लो ये R1 है जिसको हमने स्मॉल r कहा है और ये R2 है जिसको हमने कैपिटल R कहा है। इसका मतलब कि सर्किट में जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब अगर हमने इस सर्किट में करंट फाइंड करना है जो कि फ्लो करके जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, एमीटर इसको नोट कर रहा है, उसको हमने यहां पर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है कि वो कितना आएगा। देखो ओहम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, यही है ओहम्स लॉ। अगर मैं यहां से I को फाइंड करूं तो वो क्या बन जाएगा, V ओवर R। और ये रेजिस्टेंस R सर्किट में कितनी है, टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें लिखनी पड़ेगी, यानी R इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इट्स मीन दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां पर I इज इक्वल टू V ओवर R प्लस R। लेकिन अब यहां पर हम V नहीं लिखेंगे बल्कि यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर E लिखेंगे, क्योंकि हमने ये वाली रेजिस्टेंस भी ऐड कर दी है। जब ये वाली रेजिस्टेंस भी आप लिखेंगे ना तो फिर यहां पर V नहीं लिखा जा सकता, दिस V विल बी रिप्लेस्ड बाय E। इसको हम E से रिप्लेस करेंगे क्योंकि देखो यहां पर अगर इस R को भी आप सर्किट में इंक्लूड करेंगे तो बाकी इस बैटरी के अक्रॉस जो कुछ बचेगा दैट इज नोन एज EMF, क्योंकि ये बैटरी क्या कर रही है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज सप्लाई कर रही है, EMF सप्लाई कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इस V को हमें E से रिप्लेस करना होगा एंड दिस विल बी I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R। तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर लिख सकता हूं करंट I फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R। तो यहां तक आपको समझ में आया कि आपकी बुक में ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा हुआ है। देखो ये जितनी भी एक्सप्रेशन है ये सारे के सारे लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं और ऐसे सर्किट से आपको ये सब कुछ लिखना आना चाहिए। दिस वाज रफ वर्क और वहां पर आगे भी जो हमने किया है ये वाला सारे का सारा भी क्या था, रफ वर्क था। यहां पर दिस इज नीट वर्क। अब हमने इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करना है, E इज इक्वल टू आई इंटू इस R प्लस R को उधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, I इंटू R प्लस R। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करके लिखूं तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, यही मिल जाएगा। अब ये आई आर किसके इक्वल है, देखो ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब है कि इस आई आर को हम V लिख सकते हैं, इस आई आर को क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों ये कौन सा V है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहां पर आई आर है। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सर्किट में किसी भी कंपोनेंट के 2 पॉइंट्स के क्रॉस होता है। तो यहां पर कंपोनेंट क्या है, रेजिस्टर R है। तो इसका मतलब कि यहां पर इस रेजिस्टर के इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहां से मेजर कर रहे हैं, ये वायर्स इस तरीके से कनेक्टेड है इस वोल्ट मीटर के साथ, यानी ये जो V हम यहां से मेजर करेंगे एक्चुअली वो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि किससे इक्वल है, आई आर के इक्वल है। और यही वोल्ट मीटर इस बैटरी के अक्रॉस भी कनेक्टेड है। और हमने क्या कहा था कि जब करंट फ्लो कर रहा हो तो इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट वुड बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब यह है कि यहां पर ये आई आर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल है। तो यहां से फिर हम यही बात लिख देते हैं, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, सिंस करके क्या लिख देंगे, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, किसका, ऑफ द सेल, यानी सेल्स के अक्रॉस जो 2 पॉइंट्स हैं ऑफ द सेल। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, यानी जब करंट फ्लो कर रहा होता है। तो क्या लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट I, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट I। तो यहां से आपको समझ में आया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ऑफ द बैटरी के दरमियान क्या रिलेशन है, या फिर EMF ऑफ सेल। यहां से मालूम यह होता है कि जो EMF ऑफ द सेल है इट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस बाय अ फैक्टर ऑफ आई आर, यानी V प्लस आई आर करेंगे तो आपको EMF की वैल्यू मिलेगी। अब यहां पर हमने कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं। स्पेशल केसेस क्या है, व्हेन स्विच S इज ओपन, जब स्विच S को आप ओपन कर देंगे तो उस केस में क्या होगा।
देखो डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जब आप इस स्विच एस को ओपन कर देंगे तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि यहां पर ये जो करंट मीटर है ये आपको कुछ भी रीडिंग नहीं शो करेगा, यानी ये एम मीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर इसमें से करंट पास ही नहीं करेगा जब स्विच ओपन होगा। तो इस केस में जस्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग मिलेगी यहां से, यानी टर्मिनल पोटेंशियल की आपको रीडिंग मिलेगी, बट करंट उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई करंट यहां से पास नहीं करेगा। तो यहां पर भी हमने ये लिखा है व्हेन द स्विच एस इज ओपन, जब स्विच एस को ओपन कर देंगे करंट पास नहीं करेगा रेजिस्टर आर में से, और वोल्ट मीटर फिर उस केस में क्या रीड करेगा, ईएमएफ ई एज द टर्मिनल वोल्टेज। अब ये ईएमएफ ई क्यों टर्मिनल वोल्टेज की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है सिंस E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, यही रिलेशन हमने पढ़ा है। When I इज इक्वल टू जीरो, जब I को हम जीरो पुट कर देंगे तो इस केस में E इज इक्वल टू V प्लस जीरो इंटू आर, एंड इन दिस केस E इज इक्वल टू V। तो हमने यही बात नहीं लिखी थी कि जब स्विच एस ओपन होगा, स्विच एस ओपन होगा तो एमीटर करंट नहीं नोट करेगा, यानी कि करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टर में से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, और उस केस में वोल्टमीटर जो रीडिंग नोट करेगा दैट वुड बी इक्वल टू ई, क्योंकि हमने यही कहा है कि वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर रहा था। लेकिन जब सर्किट को हम ओपन कर देंगे, की को ओपन कर देंगे, स्विच एस ओपन होगा, उस केस में करंट नहीं फ्लो करेगा। जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट केस है व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। When switch S is closed, current flows and the terminal voltage become less than the EMF due to internal resistance of the cell. अब यहां पर पहले सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। देखो जब स्विच S क्लोज होगा तो उस केस में करंट इस सर्किट में से फ्लो करके जाएगा और इस रेजिस्टर से भी फ्लो करेगा। ये एमीटर क्या करेगा, करंट की रीडिंग नोट करेगा, यानी इस केस में I प्रेजेंट होगा, I जीरो नहीं होगा। तो इस केस में फिर हमारे पास क्या बन जाएगा रिलेशन, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, और यहां से अगर हम V फाइंड आउट करें तो क्या बन जाएगा, E माइनस आई आर। तो यही बात हमने लिखी थी, द टर्मिनल वोल्टेज बिकम्स लेस देन ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी, V लेस हो जाएगा E से, क्योंकि E में से कुछ माइनस हो रहा है। जब आप किसी चीज में से कुछ माइनस करते हैं तो वो लेस हो जाती है, यानी यहां पर जब इसमें से आई आर माइनस करेंगे तो V क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा E से। तो यही बात हमने लिखी है कि इस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज है इज लेस देन द ईएमएफ ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की वजह से। तो इसका मतलब है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है इन केस ऑफ द क्लोज सर्किट वो ईएमएफ से लेस होगी। दस इन द प्रेजेंस ऑफ करंट द टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन द ईएमएफ बाय एन अमाउंट ऑफ आई आर। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि ये स्पेशल केसेस क्या है। जब स्विच को ओपन करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, जब स्विच को क्लोज करेंगे तो उस केस में क्या कंडीशन बनेगी। अब हमने ये वाली जो इक्वेशन पढ़ी है E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, इसकी एनर्जी इंटरप्रिटेशन देखनी है। देखो हमने ये कहा है कि EMF क्या है, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, और जो रेजिस्टर में डिसिपेट हुई है दैट इज एनर्जी यूज्ड पर यूनिट चार्ज, और वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर था। तो यहां पर हमने इस इक्वेशन को एनर्जी की टर्म्स में देखना है, यानी इसकी एनर्जी इंटरप्रिटेशन करनी है। तो क्या हेडिंग लगाएंगे, एनर्जी इंटरप्रिटेशन ऑफ द ईएमएफ इक्वेशन, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। यहां पर अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर ये था ईएमएफ इस बैटरी का, दिस इज प्योर ईएमएफ। तो हमने ईएमएफ को क्या कहा था, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो यहां पर ये बैटरी है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू मूव द चार्ज टू द हायर पोटेंशियल, यानी इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी अपलिफ्ट करने के लिए दोबारा से नेगेटिव में ये एंटर होगा ना, पॉजिटिव से लीव करेगा, तो उसको अपलिफ्ट कर रही है ये बैटरी। तो यहां पर यूनिट चार्ज को बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी दैट इज नोन एज ईएमएफ, उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। जब बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो चार्ज क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। इसका मतलब है हम दोनों मेथड से इसको डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी गेन्ड बाय अ चार्ज या फिर एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, which is equal to the energy gained by a unit charge as it passes through the cell from negative to the positive terminal। यानी जैसे ही ये लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो उस केस में एनर्जी गेन करेगा, और ये एनर्जी कौन सप्लाई करेगा, बैटरी सप्लाई करेगी, चार्ज गेन करेगा। तो एनर्जी जो चार्ज गेन करेगा यूनिट चार्ज दैट इज एक्चुअली द ईएमएफ, और उसको हमने लेफ्ट साइड पर लिखा है। द राइट साइड डिस्क्राइब्स हाउ दिस एनर्जी इज यूज्ड। अब राइट साइड पर हमने क्या लिखा है, आई आर प्लस आई आर।
और ये जो आई आर है ये एक्चुअली क्या बताता है कि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप है, यानी कि आई आर, दिस आई आर, ये हमें बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स है, और जो स्मॉल आई आर है, जो स्मॉल आई आर है वो ये बताता है कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर है। तो हमने यही बात लिखी है कि ये जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है ये हमें ये बताती है कि एनर्जी कैसे यूज हो रही है। देखो यहां पर इस डब्बे में सारे सैंडविच प्रेजेंट थे, कुछ सैंडविच इस वाले भाइयों ने खाए, कुछ इस वाले भाइयों ने खाए, तो इसका मतलब कि एनर्जी यहां पर भी यूज हुई है, यहां पर भी यूज हुई है। लेफ्ट साइड पर जस्ट ये था, वो डब्बा और सैंडविच प्रेजेंट थे, यानी कि एनर्जी जो सप्लाई की है वो प्रेजेंट थी। और यहां पर इधर क्या है, राइट साइड पे आई आर प्लस आई आर, ये था हमारे पास आई आर प्लस आई आर, यानी जो एनर्जी इसमें यूज हुई है और इसमें यूज हुई है पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर हमने यही लिखा है कि ये जो राइट हैंड साइड है ये हमें क्या बताती है, जो एनर्जी यूज हुई है उसके बारे में बताती है। एज ए यूनिट चार्ज पासेस थ्रू द सर्किट, ए पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इक्वल टू आई आर इज डिसिपेटेड इनसाइड द सेल ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी इस रेजिस्टर में जो एनर्जी डिसिपेट होगी उसको हमने किस फैक्टर में रिप्रेजेंट किया है, आई आर में, क्योंकि हम यूनिट चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। तो इन दिस केस एनर्जी डिसिपेटेड वो हम इस फैक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई आर से। एज ए यूनिट चार्ज पासेस थ्रू द सर्किट, a part of energy equal to IR is dissipated inside the cell due to internal resistance। यानी कुछ एनर्जी इसमें डिसिपेट होगी और उसको हमने किस फैक्टर से रिप्रेजेंट किया है, इस IR वाले फैक्टर से। तो यही बात हमने लिखी है। और नेक्स्ट क्या है, द रिमेनिंग एनर्जी इज डिसिपेटेड इन दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, और जो बाकी की एनर्जी है वो इस रेजिस्टर में डिसिपेट हुई है और उसको हमने किस फैक्टर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, आई आर, जिसमें आर कैपिटल है। तो इसका मतलब कि जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है वो उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि डिसिपेट हुई है स्मॉल रेजिस्टर आर में और कैपिटल आर वाली रेजिस्टर में। यानी इन दोनों रेजिस्टर में जो एनर्जी डिसिपेट हुई है उसको हमने राइट साइड पे एक्सप्रेस किया है। तो यहां से अगर आप देखें तो एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड। किस तरीके से ये एनर्जी सप्लाई की गई थी, तो मैं लिख सकता हूं एनर्जी सप्लाइड, यानी कि इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर हमने क्या लिखा था, ई लिखा था। ईएमएफ क्या है, जो एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की है। डिसिपेट कहां कहां पर हुई है, इसमें और इसमें। राइट साइड पे हमने यही दो फैक्टर्स लिखे हैं। तो इसका मतलब कि इक्वेशन ये बता रही है जो एनर्जी हमने सप्लाई की है इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वही एनर्जी डिसिपेट होगी। तो यहां पर हमने ये लिखा है, दस द ईएमएफ गिव्स द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई की है ईएमएफ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सर्किट एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स कौन से हैं, ये स्मॉल आर वाली रेजिस्टर और कैपिटल आर वाली रेजिस्टर, ये भी एक सर्किट एलिमेंट है, ये भी एक सर्किट एलिमेंट है। एक्चुअली ये सेल के अंदर प्रेजेंट है लेकिन जब हमने ड्रा किया है तो ये एक सर्किट एलिमेंट ही बन जाता है। इन दोनों सर्किट एलिमेंट्स में जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज यूज हुई है, डिसिपेट हुई है, वो रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर एंड दिस रेजिस्टर। तो यही बात हमने लिखी है, अकाउंट फॉर डिसिपेशन ऑफ दिस एनर्जी, यानी कैसे ये एनर्जी डिसिपेट हुई है। एनर्जी सप्लाई किसने की, यहां पर दिस सोर्स ऑफ ईएमएफ ई, डिसिपेट कहां कहां पर हुई, इस रेजिस्टर में और इस रेजिस्टर में। यहां पर ये वाला सारा भी रफ फर्क था। और ये सारे आपके प्रॉपर नोट्स हैं। इसी तरह साथ के साथ प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में नोट्स बनाते जाइए। अगर आप इसी तरीके से हेडिंग्स की फॉर्म में पेपर में लिखकर आएंगे तो वहां पर आपको बहुत ही जबरदस्त मार्क्स मिल सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। क्योंकि अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इंटरप्रेट द इक्वेशन E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो वहां पर आपने ये वाला सारा पैराग्राफ उठाकर लिख देना है इसी तरीके से पॉइंट्स की फॉर्म में। अब यहां पर हमने इस आर्टिकल का फाइनल कंक्लूजन लिखना है और कंक्लूजन ये है कि जो ईएमएफ है बेसिकली ये काज है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इफेक्ट है। अगर बैटरी ईएमएफ प्रोवाइड ना करे तो इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टर में पोटेंशियल का ड्रॉप कैसे होगा, यानी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब कि ये जो ईएमएफ है दिस इज काज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इफेक्ट, यानी ईएमएफ बैटरी सप्लाई करती है, एनर्जी सप्लाई करती है, तभी तो एनर्जी डिसिपेट होती है। अगर डब्बे में सैंडविच नहीं प्रेजेंट होंगे तो वो जो नीचे पर्सन्स थे वो कैसे सैंडविच खाएंगे। जब डब्बे में सैंडविच प्रेजेंट है तभी सैंडविच कंज्यूम भी हुए हैं। तो इसका मतलब कि ईएमएफ प्रेजेंट होगा तभी एनर्जी डिसिपेट होगी, यानी एनर्जी अगर बैटरी सप्लाई करेगी तो एनर्जी डिसिपेट होगी। द ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। The EMF is always present even when no current is drawn through the battery or the cell। कि जो EMF है ये तब भी प्रेजेंट होगा जब सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा। मान लो इस स्विच को हमने ओपन कर दिया, इस स्विच को 1 मिनट के लिए ओपन कर दो, यहां पर हमने क्लोज करके नहीं रखा हुआ, इसको यहां से कैंसिल कर दो।
इस स्विच को हमने ओपन कर दिया। अब सर्किट में से करंट जो है ना वो फ्लो नहीं कर रहा, ये जो करंट आई है ये फ्लो करके नहीं जा रहा। उस केस में भी ईएमएफ प्रेजेंट होगा, लेकिन इस केस में इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहां से ये स्विच ओपन है, यानी जो एनर्जी है वो इस रेजिस्टर तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो फिर डिसिपेट कैसे होगी। तो यहां से फिर ये मालूम हुआ कि अगर करंट आई ना भी फ्लो करे तब भी जो ईएमएफ है वो एग्जिस्ट कर सकता है। द ईएमएफ इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द बैटरी और द सेल। हाउएवर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज जीरो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी कि यहां पर पोटेंशियल का जो ड्रॉप है या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा जब कोई करंट सर्किट में से फ्लो नहीं करेगा। तो यहां तक आपको मालूम हो चुका है कि ईएमएफ काज है और पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट है। अगर एनर्जी नहीं प्रेजेंट होगी तो एनर्जी कैसे डिसिपेट होगी, यानी ईएमएफ काज है, एनर्जी पहले बैटरी सप्लाई करेगी तभी एनर्जी रेजिस्टर्स में डिसिपेट होगी। ईएमएफ इज द काज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। उम्मीद है कि यहां तक आपको तमाम कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ये आर्टिकल लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।